फोटो केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज फोटो इनहिबिटर्स। फोटो इनहिबिटर्स आपका एक प्रोसेस है, जैसे आपने लास्ट फोटो सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस किया था ना, इसी तरह से आपका फोटो इनहिबिटर्स भी आपका एक प्रोसेस रहेगा। इस प्रोसेस में आप जिस तरह से वहां पर आपने कहा था कि फोटो सेंसिटाइजर होते हैं, तो वही सेम चीज आपके फोटो इनहिबिटर, जो फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस करेंगे वो आपके फोटो इनहिबिटर्स हो जाएंगे। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले या ये टर्म स्टार्ट करने से पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए थोड़ा सा इनहिबिट का। इनहिबिट का मीनिंग क्या होता है? इनहिबिट, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अपोज करना, अपोज करना, किसी चीज को रोकना, उसको उस प्रोसेस को ना होने देना, वो होता है इनहिबिट करना उस प्रोसेस को। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझ आ ही जाना चाहिए फोटो इनहिबिटर्स। तो अगर हम इनहिबिट वर्ड का मीनिंग कह रहे हैं अपोज करना, किसको अपोज करना? हमारी फोटो रिएक्शन को अपोज करना। तो अभी तक आप फोटो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते आए हो? फोटो केमिस्ट्री में फोटो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते आए हो। तो फोटो केमिकल रिएक्शंस को अपोज करना ही हमारा फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फोटो केमिकल रिएक्शन को अगर कोई सब्सटेंस उसको अपोज कर रहा है या उसको नहीं होने दे रहा है, तो वो हमारा फोटो इनहिबिटर्स इनहिबिट होगा, सॉरी इनहिबिटर। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिए। देखो, कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसके ऊपर हमने लाइट रेडिएशन फॉल करी, उसके अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज है या कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड है जो हमारा रिएक्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो हमने रिएक्टिंग सब्सटेंस लिया, उस रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होने वाली थी वो नहीं हो पा रही या उसको होने नहीं दे रहा है। अब ये नहीं है कि पूरी तरह से नहीं होने दे रहा, पर कुछ हद तक उसको कम कर रहा है, उस प्रोसेस की स्पीड को कम कर रहा है, उसकी क्वांटम यील्ड को कम कर रहा है। तो क्वांटम यील्ड जो हमारी अगर डिक्रीज हो रही है, क्वांटम यील्ड क्या होती है? किसी प्रोसेस के होने के चांस अगर हमारे मतलब 100% है, सपोज करो कि हाँ भाई यहाँ पर हम इस सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल करेंगे तो वो रिएक्शन हमारी हो जाएगी, बट वो अगर उसी सब्सटेंस के अंदर कुछ ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जिस यील्ड तक होनी थी वो उतनी ना हो पाए, तो वो किसकी वजह से होती है? फोटो इनहिबिटर्स की वजह से होती है। फोटो इनहिबिटर्स की वजह से होगी। कई बार आपसे पेपर में वो पूछ लेता है कि फोटो इनहिबिटर को एक्सप्लेन करो, कई बार आपसे पूछेगा फोटो इनहिबिशन को एक्सप्लेन करो। इनहिबिटर्स की बात अगर कर रहा है तो वो स्पीसीज की बात कर रहा है, वो सब्सटेंस की बात कर रहा है, और इनहिबिशन की बात कर रहा है, दैट मींस वो प्रोसेस की बात कर रहा है। इसका मतलब समझो पहले, इनहिबिशन, इनहिबिशन और इनहिबिटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? फोटो इनहिबिशन और फोटो इनहिबिटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा आपका? इनहिबिशन आपका एक प्रोसेस है, इनहिबिशन आपका प्रोसेस है, और इनहिबिटर आपके सब्सटेंस है जो इनहिबिशन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो फोटो इनहिबिटर वो सब्सटेंस है जो आपका इनहिबिशन का प्रोसेस कर रहा है। तो इनहिबिटर में आपकी ये वाले पार्टिकल्स आ जाएंगे कि जिनकी वजह से हमारा केमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो आपके होंगे फोटो इनहिबिटर। और जो नहीं हो पा रहा वाली टर्म बोल रहे हैं, जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा? फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमें एग्जांपल्स कुछ देखने पड़ेंगे कि हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो एग्जांपल के बेसिस पे कर सकते हैं। तो आपके कुछ जनरल एग्जांपल तो देख लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक सेकेंड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन ये हमारे एग्जांपल्स हैं फोटो इनहिबिटर सब्सटेंस के। तो फोटो इनहिबिटर सब्सटेंस बेसिकली हमारा क्या करते हैं, मतलब ये जो हमारे सब्सटेंस है जो हमने एग्जांपल्स की फॉर्म में लिए हैं, ये क्या करते हैं कि जैसे ही हम इन सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल करते हैं तो इनके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल क्वांटम यील्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन की कम हो जाती है। तो ये हमारे फोटो इनहिबिटर्स होंगे, मतलब फोटो इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। और जो हमारी क्वांटम यील्ड को कम करने का वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस आपका क्या होगा, फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस होगा। इसी के अंदर मतलब हमारा फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस आएगा और इनमें प्रेजेंट पार्टिकल्स की वजह से और इनके अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस की वजह से हमारे क्या होंगे, फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस होगा या फोटो इनहिबिटर्स का ये लोग काम करेंगे, ये चीजें हमारी काम करेंगी। तो अब इसके बाद वो एग्जाम में आपसे ज्यादातर फोटो इनहिबिटर्स की डेफिनेशन पूछेगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स में वो पूछ सकता है आपसे अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको ये सारा टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इनहिबिशंस के प्रोसेस की बात को मतलब डिस्कस करना पड़ेगा, इनहिबिटर्स क्या होते हैं वो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके एग्जांपल्स डाल दो, उसकी क्वांटम यील्ड की बात करो, ये सारे टर्म्स को आपको इन्वॉल्व करना है उसके अंदर, तभी आपका वो फोटो इनहिबिटर के प्रोसेस को कंप्लीट मानता है। मतलब आपको ये पहले ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि भाई हमारा फोटो इनहिबिटर का प्रोसेस क्या होगा कि किसी सब्सटेंस की प्रेजेंस से हमारी क्वांटम प्रेजेंस की वजह से हमारी क्वांटम यील्ड अगर कम हो रही है तो वो हमारा फोटो इनहिबिटर का प्रोसेस है। और फिर उसके बाद हमें फोटो इनहिबिटर्स है वो, और उसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारा प्रोसेस क्या है, फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस है। तो ये टर्म्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करके और ये बेसिक से आपके एग्जांपल डाल देना। बट इन केस वो इससे ज्यादा मतलब मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, तब आपको सिर्फ इससे आपका मतलब काम नहीं चलेगा, तब आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल डालना पड़ेगा, आपको फोटो इनहिबिशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस एग्जांपल में। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा रही हूँ और एक ही एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना लेंथी टॉपिक कभी वो पूछता ही नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा। मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स में ही वो आपसे टॉपिक के बारे में बात करेगा, 3-4 में भी ज्यादा ही हो जाता है। तो हम एक एग्जांपल की अगर बात करें तो आपका फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल देखो इस फॉर्म में हमें पहले एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा इसको समझ लो कि मैं किस बेसिस पे एग्जांपल आपको देने वाली हूँ। एग्जांपल की फॉर्म में आप किसी स्पीसीज को लोगे, मतलब उनको रिएक्ट कराओगे, किन्हीं 2 स्पीसीज को उनको रिएक्ट कराओगे, उस रिएक्टिंग स्पीसीज में आपको ये बताना है कि इनहिबिशन का काम कौन कर रहा है। तो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं आपका फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl by H2 and Cl2। आप हमेशा पढ़ते आए हो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की हेल्प से ही हम प्रिपेयर करते हैं HCl को। तो वो हमारा होता कैसे है, मतलब H2 और Cl2 की प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस से, तो वहां पर हमारा लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, H2 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में हमें HCl प्रोवाइड करते हैं 2 मोल्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को जब लाइट की प्रेजेंस में मिक्स किया जाता है तो वो हमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोवाइड करते हैं। और इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है, 10⁴ to 10⁶ तक इसकी क्वांटम यील्ड होती है। मतलब बहुत फास्टली हमारा हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं और बहुत स्पीडली और बहुत इजीली हमें HCl प्रोवाइड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अब हमारी बात आती है इनहिबिशन कहाँ पर हुआ इसका। तो इनहिबिशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमारा प्रोसेस, मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल जिस भी वेसल में हमारा लिया गया है, किसी वेसल में मिक्स करोगे ना इनको, जिस भी वेसल में हमारा लिया गया है, अगर उस वेसल में प्रेजेंस ऑफ
गैस अगर वहां पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल O2 मतलब अगर हमारा वहां पर प्रेजेंट है तो वो O2 जो है वो एक इनहिबिटर का रोल प्ले करेगा। इनहिबिटर का रोल प्ले करेगा का मतलब क्या हुआ कि भाई वो उसकी क्वांटम यील्ड वैल्यू को लो कर देगा। O2 की प्रेजेंस हमारे क्वांटम यील्ड वैल्यू को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से मतलब ये हमारा एक इनहिबिटर का काम करेगा और जो ये प्रोसेस कर रहा है वो हमारा फोटो इनहिबिशन का प्रोसेस होगा। तो दोबारा सुनिए, हमारा H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो वो हमें HCl फॉर्म करके देते हैं और बहुत स्पीड रिएक्शन होती है। इसकी क्वांटम यील्ड भी हमारी बहुत अच्छी होती है। क्वांटम यील्ड अच्छी होने का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बल्क में हमारा HCl मिलना, कि मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के सभी मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट रिएक्ट करके हमें HCl फॉर्म करके दे देते हैं, तो वो हमारी क्वांटम यील्ड वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। बट ये कहता है कि यहाँ पर इनहिबिशन का प्रोसेस होगा। अब इनहिबिशन का प्रोसेस कौन करेगा? इनहिबिशन का प्रोसेस अगर मेरे वेसल में, जिस भी वेसल में हमने हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को लिया था, अगर उस वेसल के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस है, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल अगर वहां पर प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन गैस वहां पर एक इनहिबिटर का काम करेगी और इनहिबिटर के मतलब इनहिबिटर का जब वो काम कर रही है तो वो हमारे उस टाइम पे क्वांटम यील्ड वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। मतलब जितना HCl हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ HCl हमें मिलेगा, उतना HCl हमें नहीं मिल पाता, तो वहां से हमारी क्वांटम यील्ड वैल्यू लो हो जाएगी। मतलब हमें जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसके अमाउंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम O2 को इनहिबिटर का रोल दे रहे हैं, तो उस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हमें चेन मैकेनिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। चेन मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब कि वो जो हमारी रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है और HCl फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। यहाँ तो हमने किस फॉर्म में लिखी? ये सिंगल स्टेप में लिखी, बट ये सिंगल स्टेप में ना होकर मल्टी स्टेप्स में रिएक्शन होती है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चेन मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं। चेन मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, मतलब चेन मैकेनिज्म की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब चेन मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जो रिएक्शन हमें एक सिंगल स्टेप में होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, जो रिएक्शन हमें एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप में होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और उन्हीं स्टेप्स की हेल्प से लास्ट में हमें HCl मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स किया और लाइट की प्रेजेंस जस्ट उसे दी और वो हमें HCl मॉलिक्यूल फॉर्म करके दे देगा। ये हमारा प्रोसेस होने में स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करेगा और उन स्टेप्स में मतलब 3 स्टेप्स में ये मेनली प्रोसेस होता है। 2 तो इसके प्रोसेस होंगे, 2 प्रोसेस और 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे हमारे चेन मैकेनिज्म के अंदर। इन जनरल आप सिर्फ इसी की यही एग्जांपल मत लेके चलो, अगर हम कोई भी एग्जांपल हो, हम मतलब किसी भी रिएक्शन को चेन मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करेगा और 3 स्टेप इन्वॉल्व करेगा। उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो पहले मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, जो 3 स्टेप्स होंगे वो हमारा फर्स्ट होगा चेन इनिशिएटिंग, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। नेक्स्ट होगा आपका चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, और उससे नेक्स्ट आपका होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो इन स्टेप्स में हमारी रिएक्शन काम करने वाली है और इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये हमारे एक प्रोसेस को
प्राइमरी प्रोसेस और ये जो चेन प्रोपगेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग, इनको एक्सप्लेन करूंगी अभी कि इनिशिएटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोपगेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा। तो ये हमारा ये जो दोनों स्टेप हैं ये सेकेंडरी स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं। अभी एक्सप्लेन करेंगे इन सभी चीजों को। तो एक बार समझ लो, हम इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप रिएक्शन की तरह देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस को जस्ट क्लोरीन गैस के साथ मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जैसे ही हम इनको लाइट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं ये हमें HCl फॉर्म करके दे देता है, बट ऐसा नहीं होता। ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी ये हमारा 3 स्टेप्स को फॉलो करता है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये जो हमारा चेन इनिशिएटिंग स्टेप है इसको हम रिएक्शन का प्राइमरी प्रोसेस मान के चलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी प्रोसेस हमारा क्या होगा, इनिशिएट करना किसी भी रिएक्शन को। अभी इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद प्रोपगेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेप्स को हमारा सेकेंडरी स्टेप में इन्वॉल्व किया गया। तो अब हमें इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जब हम इनको साथ में, देखो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको चेन इनिशिएटिंग स्टेप या प्रोपगेटिंग और ये टर्मिनेटिंग को ही एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उसके साथ साथ मैं इस टर्म को भी, मतलब इन एग्जाम्पल को भी इन्वॉल्व करके चलूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक चेन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना नहीं है। हमारा टॉपिक यहाँ पर इसकी प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है। मतलब इसमें हमें ये फोटो इनहिबिटर को एक्सप्लेन करना है। तो हम साथ साथ चेन इनिशिएटिंग, प्रोपगेटिंग और टर्मिनेटिंग के साथ साथ इनको भी एक्सप्लेन करूंगी और हम इस एग्जाम्पल को भी साथ में लेके चलेंगे। तो अब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे चेन इनिशिएटिंग स्टेप को, जो कि हमारा एक प्राइमरी प्रोसेस की तरह काम करता है। फर्स्ट वन इज चेन इनिशिएटिंग अरे क्या लिख दिया, इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, इनिशिएटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इनिशिएट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करना इज द इनिशिएटिंग ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर चेन इनिशिएटिंग स्टेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी आप रिएक्टेंट स्पीसीज लेके चल रहे हो, उन रिएक्टेंट स्पीसीज में एक दूसरे के अंदर रिएक्शन, मतलब वो होगा इनिशिएट करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तब जाके वो इनिशिएट करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ आकर कांटेक्ट में आते हैं, तभी वो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होगा, तभी जाकर हमारा कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर चेन इनिशिएटिंग स्टेप का मतलब यही है कि किसी तरह से रिएक्शन को इनिशिएट किया जाए। और अगर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस में इनिशिएशन होता है। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल की हेल्प से, जैसे आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो और क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका एग्जांपल में चल रहा है, क्या है आपका H2 प्लस Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमें 2HCl प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे पास H2 और Cl2 दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में से कोई भी हमारा लाइट के कांटेक्ट में आएगा और रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा। अब देखो एग्जांपल मान के चलो, मैंने किसी कंटेनर में बहुत सारे नंबर ऑफ H2 और नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहाँ पर कोई एक H2 और एक Cl2 तो है नहीं, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल है। हमने लाइट की प्रेजेंस में इनको जैसे ही रखा, लाइट की प्रेजेंस में आने के बाद अब डिपेंड करता है वो किसके कांटेक्ट में जा रहा है, मतलब लाइट किसके कांटेक्ट में जा रही है। सबसे पहले किसको, यहाँ पर मतलब कौन सा मॉलिक्यूल लाइट के कांटेक्ट में सबसे पहले आ रहा है, और लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद अब वो क्या करेगा, सिर्फ इसको इसी तरह से रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। और रिएक्शन को स्टार्ट करना ही आपका चेन इनिशिएशन का स्टेप होगा। इनिशिएट कर दिया दैट मींस उसने। अब यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो लाइट की प्रेजेंस में
ब्रेक नहीं होता। ये आपने देखा भी था एग्जाम्पल, इसमें इस मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने के लिए हमें मरकरी की प्रेजेंस देनी पड़ती है। मरकरी की प्रेजेंस में ही हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होता है। तो हाइड्रोजन तो डिसोसिएट नहीं होगा जब लाइट की प्रेजेंस में जाएगा, पर कौन हो सकता है? क्लोरीन डिसोसिएट हो सकता है। तो क्लोरीन जैसे ही लाइट की प्रेजेंस में जाता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस में जाएगा और वहां से हमें 2Cl एटम प्रोवाइड कर देगा। अब इसका मतलब चेन इनिशिएटिंग स्टेप में या तो मुझे एटम्स मिलेंगे, अनस्टेबल एटम्स, मतलब जो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं, अनस्टेबल एटम्स मिलेंगे, या फिर हमें फ्री रेडिकल मिलेंगे। फ्री रेडिकल, क्यों फ्री रेडिकल या ये अनस्टेबल एटम मिलेंगे? देखिए, अब आपके पास नंबर ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स थे। अब उनमें से हमने किसी एक मॉलिक्यूल में से एक एटॉमिक फॉर्म में इसको डिसोसिएट कर लिया है। एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट होने के बाद आपको पता है कि एलिमेंटल स्टेट में क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये अब अपनी स्टेबिलिटी चाहेगा, और स्टेबिलिटी अगर चाहता है तो ये देखेगा भाई मेरे कॉन्टेक्ट में और कौन कौन है, मैं किसी से अपनी स्टेबिलिटी ले लूं। कौन कौन है इसके कॉन्टेक्ट में? या तो इसको H2 मिलेगा या इसको Cl2 मिलेगा। मतलब या तो ये H2 के कॉन्टेक्ट में जाएगा या ये किसी Cl2 के कॉन्टेक्ट में जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो Cl2 के कॉन्टेक्ट में जाएगा या H2 के कॉन्टेक्ट में जाएगा या दोनों के कॉन्टेक्ट में जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो, बट वो रिएक्ट नहीं करेगा वहां उसके साथ। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मान लो मैंने क्लोरीन को Cl2 से रिएक्ट कराया, वो क्या बना देगा? Cl2 + Cl ही तो बनाने वाला है। तो इसका मतलब तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। तो इसका मतलब इसके इन्वायरमेंट में क्लोरीन मॉलिक्यूल जब आएंगे तब तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये हमारे स्टेप्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। बट जैसे ही इसके कांटेक्ट में H2 आएगा तो ये यहाँ से, ये हमारी इनिशिएशन का स्टेप का काम हो चुका है। इनिशिएशन वाले स्टेप की लिए सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि जस्ट रिएक्शन को इनिशिएट कराना, और इनिशिएट कराने के बाद हमें अनस्टेबल स्पीसीज मिलेगी या तो, और या फिर मेरा फ्री रेडिकल मिलेगा। आपको पता है फ्री रेडिकल भी स्टेबल स्पीसीज नहीं होता, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये भी हमारा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। अगर फ्री रेडिकल, यहाँ तो फ्री रेडिकल है नहीं, सपोज हमें H फ्री रेडिकल मिल जाए कहीं से, तो H फ्री रेडिकल हमारा स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। सेम चीज यहाँ पर क्लोरीन के साथ भी है कि क्लोरीन एक स्टेबल एटम या एलिमेंट नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या चाहेगा कि ये किसी तरह से स्टेबिलिटी को अटेन कर ले, और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपने आसपास देखेगा कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं कंबाइन करके एक स्टेबल स्पीसीज बना लूं। तो इसके आगे जब ये यहाँ तक डिसोसिएट हुआ तब तो ये इनिशिएशन का पार्ट था, पर जब ये जैसे ही इसके माइंड में ये चीज आई, माइंड में नहीं चलो, जैसे ही इसने ये सोचा कि भाई मैं किसी के साथ रिएक्ट करूं और खुद को स्टेबल कर लूं, तो ये अब क्लोरीन इनिशिएशन से प्रोपगेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन स्टेप देखिए, पहले हम प्रोपगेशन का मतलब समझ लेते हैं। प्रोपगेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोसीड करना, किसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाना। अब हमारा स्टार्ट काम यहाँ से कर दिया। सपोज करो कोई आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपको किसी से बात करने जाना है, सपोज आपको किसी टीचर से ही बात करने जाना है या प्रिंसिपल मैम से बात करने जाना है। तो बात करने जाने के टाइम पे आप ये कहोगे कि तू स्टार्ट कर दियो, आगे मैं संभाल लूंगी, कि आगे मैं बात करूंगी। सेम चीज यहाँ पर भी है कि जस्ट इनिशिएट क्लोरीन ने कर दिया, अब क्लोरीन ने जहां तक छोड़ा आगे कोई और संभाल लेगा। अब कोई और कौन संभालेगा? वो प्रोपगेशन, मतलब उसको प्रोसीड आगे कौन कर रहा है? कोई और प्रोसीड करने जा रहा है ना, तो कोई और प्रोसीड करने जा रहा है, दैट मीन्स वो प्रोपगेशन का पार्ट होगा। अब उसको पूरी बात संभालनी है और लास्ट में देखेंगे बात खत्म कौन करेगा। जिसने भी, मतलब दो बंदे गए, उनमें से किसी एक ने बात स्टार्ट कर दी, अब वो कहती है भाई पहले बात स्टार्ट कर दी, अब आगे किसी और को भेजो,
अब कोई और बात करेगा, तो अब वो कोई और बात करने कौन आने वाला है वो चीज हमें देखनी है कि कौन जो है अच्छे से बात कर सकता है, मतलब कौन एक स्टेबल स्पीसीज बना सकता है, वो चीज आपको अब चेक करनी है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास दो ऑप्शन थे, या तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा बट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पर क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, और अगर रिएक्ट कर सकता है तो ये फॉर्म करेगा HCl प्लस H। अब ये क्या हो गया, पहले क्लोरीन एटम बन रहा था एटॉमिक स्टेट में, मतलब वहां पर वो स्टेबल नहीं था। अब किसी तरह से हमने क्लोरीन की एटॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया HCl फॉर्म करके, तो वो यहाँ से स्टेबल तो हो गया HCl तो, बट अब आ गया है आपका H, जो कि वो भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी एलिमेंटल स्टेट में। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी फिर क्या करेगा, भाई मुझे भी स्टेबिलिटी दो, मैं भी तो देखूं कि किस तरह से अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता हूं। तो वो भी यही चीज ऑब्जर्व करेगा कि भाई कौन कौन आ रहा है मेरे कॉन्टेक्ट में। अब कौन कौन आएगा इसके कॉन्टेक्ट में भी, या तो H2 आएगा या Cl2 आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी, जो कंसेप्ट आपका यहाँ पर लगा था सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ तो क्या ही करेगा कंबाइन करके, वो देखिए H प्लस H2, यहाँ से फिर से H2 प्लस H बन रहा है, क्या बना, वो तो उसी स्टेट में रह गया, तो कुछ फॉर्म ही नहीं हुआ, यहाँ से कुछ हमारा चेंज ही नहीं आ रहा, तो ये हमारा ये स्टेप तो होगा नहीं। बट इसके बाद हाइड्रोजन को मिला क्लोरीन, तो वो हुआ खुश, तो उसने कहा कि अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और थर्ड स्टेप वो क्या करेगा, H प्लस Cl2, यहाँ से बनेगा HCl प्लस Cl। बेचारे का पीछा छुटा था, यहाँ से किसी तरह से स्टेबिलिटी मिली थी उसे, अब फिर से क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्या होगा, यहाँ के बाद क्या चेंजेस आएंगे, देखो सबसे पहले स्टेप में मिला क्लोरीन, इनिशिएटिंग स्टेप में क्लोरीन स्टेबिलिटी की तरफ भागा, जब उसको मिला H2 के साथ स्टेबिलिटी मेंटेन कर ली, HCl बनाया, फिर उसने यहाँ से फ्री कर दिया एक H एटम को कि भाई मैं तो स्टेबल हो गया, अब तू अपना देख। तो अब जब हाइड्रोजन एटम हमारा इस स्टेट में आ गया, एलिमेंटल स्टेट में आ गया, तो फिर से वो भी ऑप्शंस ढूंढेगा कि भाई मैं किसके साथ स्टेबल हो सकता हूँ। तो यहाँ से उसने हाइड्रोजन को मिला क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गया, तो हाइड्रोजन ने कहा भाई तूने मेरे साथ अभी लास्ट स्टेप में यही किया था, तो क्लोरीन भी अब सेपरेट आउट हो चुका है। तो अब देखिए एक यहाँ पर क्लोरीन मिला, एक यहाँ पर क्लोरीन मिला, इन दोनों क्लोरीन में कोई डिफरेंस है नहीं, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, ये भी आपका एलिमेंटल स्टेट में है। अगर दोनों ही आपके एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका मतलब जब हमें स्टार्टिंग में एलिमेंटल स्टेट में क्लोरीन मिला था तो वो हमारा स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा था और उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिले तो हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब जो भी हमने H2 और Cl2 का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है उसमें कोई एक H2 और कोई एक Cl2 नहीं, नंबर ऑफ H2 और नंबर ऑफ Cl2 है, तो एक को तो इसने कर दिया था HCl के फॉर्म में कन्वर्ट, जो कि हमारे प्रोडक्ट ही यही चाहिए। तो एक क्लोरीन ने तो, मतलब एक क्लोरीन जो यहाँ से इनिशिएट हुआ उसने तो एक H2 मॉलिक्यूल को यहाँ से कन्वर्ट कर दिया HCl में, H2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके। अब उसके बाद वहां से H मिला तो उसके पास नंबर ऑफ क्लोरीन भी है, तो उसको नंबर ऑफ क्लोरीन, मतलब उनमें से कोई एक क्लोरीन उठा लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर गया, और HCl फॉर्म करके फिर उसने फिर से एक क्लोरीन फ्री छोड़ दिया। अब इस अगले क्लोरीन के पास भी तो ऑप्शन है ना, इसको भी तो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मिल सकते हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मिलेंगे तो ये फिर से कौन सी रिएक्शन कर जाएगा, यही सेकेंड वाली, फिर से रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा तो फिर हाइड्रोजन नया जनरेट होगा, और नया जो जनरेट हुआ वो फिर से क्या करेगा, वो थर्ड वाली रिएक्शन कर लेगा। तो ये प्रोसेस हमारा ये दोनों का
मतलब दोनों रिएक्शंस में, ये जो दोनों रिएक्शन में हमारा प्रोसेस हो रहा है ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस जब तक कब तक, मतलब जब तक हमारा सारे के सारे H2 और सारे के सारे Cl2 कंज्यूम नहीं हो जाते हैं और सभी कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं HCl में, तब तक मेरा ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। और इसी को बोला जाता है कि बार बार रिपीट कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है हमारे रिएक्शन को, और तब जाके हमें HCl मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोपगेशन। तो यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस में हमारी क्या हो रही है, प्रोपगेशन। तो आपकी रिएक्शन 1 इनिशिएशन का पार्ट है और आपकी रिएक्शन 2 एंड 3 इज द पार्ट ऑफ प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट आपको करना है चेन टर्मिनेशन। तो इसके लिए चेन टर्मिनेशन स्टेप की अगर हम बात करें, तो चेन टर्मिनेशन में देखिए, अब ये कहा हमने कि बहुत सारी बार, मतलब बहुत नंबर ऑफ टाइम्स ये रिएक्शंस हमारी रिपीट होती रहेंगी। तो ये कब तक रिपीट होंगी, कोई तो लिमिट होगी ना इनकी, कि भाई किसी टाइम तो हमारी रिएक्शन खत्म होगी। ऐसा आपने कभी देखा है लैब में कि रिएक्शन होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही, वो बंद ही नहीं हो रही। आपने जो जनरल अभी तक एग्जाम्पल्स किए हैं या प्रैक्टिकल्स किए हैं उनमें तो आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि भाई हमारी रिएक्शन स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही। आप ओवरनाइट तक की बात कर सकते हो कि भाई ओवरनाइट आपने अपना प्रोसेस किया हो, बट एक टाइम पे वो स्टॉप तो करेगी ना रिएक्शन, और वो स्टॉप करना, उसका रिएक्शन का एंड करना ही इज द टर्मिनेशन स्टेप ऑफ चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन का टर्मिनेटिंग स्टेप क्या होगा वो आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको टर्मिनेट कराना चाहते हो। टर्मिनेशन बेसिकली होता कैसे है, आपने जिस भी कंटेनर में अपने मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ था H2 और Cl2 को, अब आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे H और बहुत सारे Cl भी हैं, H भी घूम रहे हैं, Cl भी घूम रहे हैं, H2 भी घूम रहे हैं और Cl2 भी घूम रहे हैं। मतलब हमारे कंटेनर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ H2 और Cl2 नहीं है, उनके साथ साथ H भी है और Cl भी है। 4 तरह की स्पीसीज हो चुकी हैं। अब इनमें से H2 और Cl2 तो क्यों टर्मिनेट करेंगे, वो तो कहते हैं भाई हमने तो जाना ही HCl की तरफ है, उन्होंने तो रिएक्ट ही करना है, वो तो आए ही इसीलिए थे कि भाई हमें तो रिएक्शन करनी है और रिएक्शन करके कुछ नया फॉर्म करना है, तो इनको तो मिक्स ही इसी पर्पज से किया गया था। तो H2 और Cl2 तो टर्मिनेशन की तरफ नहीं जा रहे, वो तो कहेंगे भाई हमें नहीं करना, हमारे तो जितना ज्यादा प्रोसेस कराने हैं कराओ, बट क्या ऑप्शन किसके पास है, Cl के पास और H के पास। जिसने इनिशिएट किया था वही टर्मिनेशन की तरफ चला जाएगा। आपके पास नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लोरीन एटम मिले हैं, हाइड्रोजन एटम तो बहुत कम अमाउंट में मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही स्टेप, ये 3 ही स्टेप होने वाले हैं ना रिएक्शन में। ये तो चलो इनिशिएट होके काम खत्म, उसके बाद यहाँ से जो भी क्लोरीन मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, उसके यहाँ 2 क्लोरीन एटम ये, फिर इसके बाद एक क्लोरीन एटम आपको इस स्टेप में मिल रहा है, यहाँ पर भी यहाँ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम मिल रहा है। तो हाइड्रोजन की तो बेचारे की इतनी ही टेंडेंसी है कि वो किसी दूसरे क्लोरीन के साथ जाके मिले और HCl बना दे। तो ये तो हुआ, ये तो टर्मिनेशन की तरफ जा नहीं सकता, इसके पास तो मतलब बल्क में ही नहीं है, इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है। क्लोरीन हमारे पास एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो क्लोरीन क्या करेगा, वॉल्स के साथ जाके स्ट्राइक करने लग जाएगा, जो वॉल है कंटेनर की वॉल, उनके साथ जाके स्ट्राइक करेगा और वहां से स्ट्राइक करके अपने रास्ते बंद कर देगा। रास्ते बंद करना मतलब क्लोरीन किसी दूसरे क्लोरीन के साथ जाकर कंबाइन करेगा या किसी वॉल के साथ जाकर कंबाइन करेगा, और मतलब सॉरी कंबाइन नहीं करेगा, वहां स्ट्राइक करेगा और Cl2 फॉर्म कर लेगा। और Cl2 जब सारे के सारे क्लोरीन Cl2 फॉर्म कर चुके होंगे, फिर से ये रिएक्शन हमारे वहां पर स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा चेन टर्मिनेशन का स्टेप होता है। चेन टर्मिनेशन में बेसिकली क्या होगा, किसी तरह से इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर रिएक्शन हो रही है तो उसको किसी तरह से कंट्रोल में करा जाता है, मतलब उसको टर्मिनेट किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि रिएक्शन होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो हमारी कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगी, और वो स्टॉप हमारी टर्मिनेशन स्टेप से होगी। और जो हमारे एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, क्लोरीन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और Cl2 फॉर्म कर देंगे, और वहां पर हमारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है इस
तो आई ही नहीं, इनहिबिशन वाला प्रोसेस तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ कहीं पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनहिबिशन की अगर आप बात करो तो इनहिबिशन किसकी वजह से बताई थी मैंने, अभी मैंने आपको बताया था कि इनहिबिशन होगी इस रिएक्शन में, पर किसकी वजह से, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वजह से हमारे यहाँ पर इनहिबिशन का प्रोसेस होगा। बट अभी तक हमने जनरल वे में इसका प्रोसेस देखा कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस वैसे तो ये हो सकता है, बट अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो यहाँ पर तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, जो आपके ये वाले स्टेप्स हैं, प्रोपगेटिंग स्टेप जो है ना, प्रोपगेटिंग स्टेप्स की वजह से ही तो HCl बन रहा है। लास्ट वाले स्टेप में तो HCl बना ही नहीं, वो तो Cl2 के फॉर्म में छोड़ गया। बट जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ HCl मिलना है, जो भी हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमारा प्रोपगेटिंग स्टेप्स में मिल रहा है। और अगर ये प्रोपगेटिंग स्टेप्स में मिल रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पर आकर अटैक करेगा। ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा, तुम प्रोसेस जो भी कर रहे हो मैं ये वाले प्रोसेस नहीं होने दूंगा। तो ऑक्सीजन के जो ट्रेसेस प्रेजेंट है वो यहाँ से क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो इसको मिल रहा है ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलेगा, इस स्टेप के बाद जो हाइड्रोजन मिलेगा उसके साथ जाकर कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करने के बाद ये HO2 फॉर्म कर लेगा, HO2 फॉर्म कर लेगा। और फिर क्या करता है, या फिर इसके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये Cl प्लस H2 प्लस O2 यहां आकर कंबाइन कर जाए, इसी स्टेप में घुस जाए। देखो पहला ये स्टेप था, दूसरा ये स्टेप है। ये दूसरा स्टेप कब होगा, जब ये वाला फ्री होगा एटम, ये इसी को फ्री नहीं रहने देता, जो हाइड्रोजन एटम है इसको ही फ्री नहीं रहने देता। तो इसको फ्री नहीं रहने देगा तो यहाँ से H+O2 फॉर्म कर रहा है। तो अब इसका बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं रहा कि भाई ये Cl2 के पास जाए तब जाके HCl फॉर्म करे। तो HCl यहाँ से कम बनने लग जाएंगे, मतलब ये वाले स्टेप की प्रोबेबिलिटी कम कर दी, बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन एटम के पास नहीं पहुंच सकते ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कुछ एक के पास पहुंचेंगे, पर जिनके पास भी पहुंचेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके HO2 बना देंगे। इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि उसकी यील्ड को कम करना, बंद करना नहीं, खत्म करना नहीं, मतलब हमारी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी को कम कर देना। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बंद कर दे, बिल्कुल रिएक्शन को स्टॉप ही कर दे, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे, हाइड्रोजन एटम बनेंगे, तो उन हाइड्रोजन एटम्स के साथ उनमें से कुछ एक के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा और HO2 फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब सारे हाइड्रोजन एटम Cl2 के साथ कंबाइन करके HCl फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हुआ एक सिंगल केस इनहिबिशन का। सेकंड केस की अगर हम इनहिबिशन की बात करें तो उस केस में क्या होगा, क्लोरीन और H2 मॉलिक्यूल जो ये रिएक्शन हो रही थी वहां जाकर ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन उनके बीच में चला जाए, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग उनके बीच में स्ट्राइक कर रहा है, मतलब कोलाइड कर रहा है। तब यहां से क्या बनेगा, H2O प्लस HCl, HCl प्लस HO2 यहां से फॉर्म कर देगा, HCl प्लस HO2। तो HO2 टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाएंगे, बन जाएंगे, और जो कि हमारे रिएक्शन को मतलब यहाँ से स्टॉप कर देंगे। इस वाली रिएक्शन में देखो, इस वाली रिएक्शन में अगर ये जनरल फॉर्म में हो रही है रिएक्शन, तब तो ये हमें H दे रहा था। अगर ये H दे रहा था तो उस टाइम में इसके पास प्रोबेबिलिटी थी कि ये जाके Cl2 के साथ कंबाइन करे और ज्यादा HCl को जनरेट कर दे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वाले प्रोसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ इनको, फिर समझाएंगे एक बार अच्छे से। फर्स्ट था मेरा Cl H2 की प्रेजेंस में Cl2 2Cl फॉर्म कर रहा था। सेकेंड प्रोसेस मेरा क्या था, Cl प्लस H2 HCl और प्लस H
ये बना, यहाँ से Cl बना था। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, H प्लस Cl2, यहाँ से फिर से मेरा HCl बन रहा था और साथ में क्या बन रहा था, Cl। और फोर्थ स्टेप मेरा क्या था, Cl प्लस Cl gives us Cl2। और जिसको ये स्टेप्स अभी भी समझ नहीं आ रहे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, समझ आ जाएंगे कि हमने प्रोसेस ये वाले स्टेप्स चारों के चारों कैसे लिखे थे। तो ये यहाँ पर देखिए Cl मिला, H मिला और ये Cl मिला। जब हमें ये Cl मिला था तब मेरा उसके बाद ये वाला स्टेप प्रोसीड किया था। क्या कहा, जब हमारा ये Cl इनिशिएट हो गया था उसके बाद मेरा प्रोसीडिंग स्टेप चला था और प्रोसीडिंग स्टेप में ये वाला मतलब रिएक्शन हुई। ये रिएक्शन होने के बाद कैसे हुई वही अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ Cl जो हमारा फॉर्म हुआ, Cl जब H2 के साथ कंबाइन करता है तो HCl बनाने का जो भी हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हम बनाने ही यहाँ पर HCl बैठे हैं। हम कोई और बीच के प्रोसेस की तो वैसे बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा प्रोसेस होने वाला है, अदरवाइज हमारा मेन मोटिव तो यही है ना HCl फॉर्म करना। तो HCl फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद हमें मिलेगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मिला, हाइड्रोजन एटम ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन करूंगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे वो Cl2 के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद वो भी क्या बना देता है, HCl बनाएगा। और HCl फिर उसके बाद यहाँ से हमें क्लोरीन एटम मिल रहा है, क्लोरीन एटम फिर से ये रिएक्शन करेगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम मिलेगा, हाइड्रोजन एटम फिर से ये रिएक्शन करेगा। तो ये वाला प्रोसेस हमारा रिपीट होता चला जाएगा। अब उसके बाद बात आती है इनहिबिशन की, और इनहिबिशन कब होगा, वैसे तो इन जनरल हमारी यही रिएक्शन होनी चाहिए, जब अगर मैं हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिक्स करूं तो मेरी रिएक्शन तो यही होनी चाहिए लाइट की प्रेजेंस में। बट हमने बात करी है इनहिबिशन की, और वो इनहिबिशन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने जिस कंटेनर में H2 और Cl2 को कंबाइन किया वहां पर हो सकता है O2 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हो, मतलब उसके ट्रेसेस प्रेजेंट हो मेरे वेसल में। तब क्या करेगा, जितने भी ट्रेसेस वहां पर प्रेजेंट है, जो भी अमाउंट वहां पे, वो क्या करेगा, इस रिएक्शन पे भी अटैक करेगा, इसकी यील्ड को भी कम करना चाहेगा और इसकी यील्ड को भी कम करना चाहेगा, क्योंकि यहीं से तो HCl बन रहा है नहीं दो रिएक्शन से। तो ये HCl को कम करेगा। कम करने के लिए पहला काम तो ये कर देता है, चलो फर्स्ट हम पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट काम तो ये करेगा, जो क्लोरीन और H2 मिलके HCl बना रहे हैं और H जनरेट कर रहे हैं, वहां पर ये क्या करेगा, फर्स्ट प्रोसेस तो क्लोरीन प्लस H2 वाली रिएक्शन में घुस जाएगा, वहां जाके बना तो देगा HCl, पर इसको आगे बनाने लायक नहीं छोड़ेगा। एक बार तो बना दिया, HCl तो फॉर्म किया, बट साथ में इसने बना दिया HO2। HO2 से तो हमारा HCl बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो HO2 मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रह जाएगा। उसके बाद इसका मतलब जो इस रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिक्स करने से HCl मिल रहे थे, पर साथ में H मिल रहा था, वो H भी आगे जा रहा था क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl फॉर्म करने, बट अब नहीं कर पाएगा। और अगर अब नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अब वहां पर ये वाला मतलब क्लोरीन ये HCl फॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसने HCl बनने की प्रोबेबिलिटी को कम कर दिया। और अभी भी मैंने आपको कहा था, दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि सारे स्टेप्स में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स ये दोनों प्रोसेस में रिपीट होने वाले हैं, कुछ एक स्टेप्स में ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा HCl फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी कम हुई, एक तो चांस हुआ ये। दूसरा चांस क्या है कि जिनके केस में हमने कहा सभी के सारी रिएक्शंस में ऐसा नहीं करेगा, सेकंड स्टेप में जितनी भी बार सेकंड स्टेप रिपीट होगा सारी बार में, हर बार में ऐसा नहीं करेगा, कुछ एक बार में तो उसने ये काम कर दिया। बट कुछ एक केसेस में तो क्लोरीन और H2 मिलके हमारा HCl बनाएंगे और साथ में हमें H एटम देंगे। अब कहता है वो कि भाई ठीक है तूने बना लिया H एटम, पर मैं आगे तो नहीं प्रोसीड करने दूंगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, HO2 के साथ कंबाइन करेगा और HO2 बना देगा। जो H यहाँ पर क्लोरीन के साथ कंबाइन होने वाला था और HCl बनाने वाला था, अब इसके पास प्रोबेबिलिटी नहीं बची है, क्योंकि एक किसी H के साथ तो ऑक्सीजन कंबाइन हो गया और HO2 हमारा
बन गया। तो ये वाला प्रोसेस इनकी यहाँ पर इनहिबिशन हुई, और इनहिबिशन किसकी वजह से हुई? ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से H2Cl2 की जो क्वांटम यील्ड वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पर क्वांटम यील्ड वैल्यू डिक्रीज हो गई है कुछ हद तक, और वो किस वजह से हुई? इन दो स्टेप्स की वजह से हुई कि कुछ एक केसेस में हमारे ये दो स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारी क्वांटम यील्ड वैल्यू कम हो जाती है। तो इतना हमारा एक्सप्लेन करना सफिशिएंट है। अगर आपसे एग्जांपल वो पूछता है तो ये एग्जांपल रहेगा, और साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए ये वाला जो प्रोसेस हमने किया ना, ये वाला प्रोसेस सेम HBr के लिए भी चलता है। ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपने दो टर्म्स किए हुए ना, एक्सोथर्मिक। चलो मैं इसको ना अलग से एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, रुको। देखो हमारा इनहिबिशन वाली चीज तो हुई कंप्लीट, उसके अलावा थोड़ी सी एक नई टर्म बता रही हूँ, कई बार वो पेपर में पूछ लेता है क्या कि HCl और HBr के मैकेनिज्म में डिफरेंस बताओ। HCl के और HBr के, HCl किससे किससे बना था? H2 प्लस Cl2 से, इसी तरह से HBr H2 प्लस Br2 से हमारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसने कहा, ये मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनहिबिशन वाला स्टेप तो आपका हो चुका है कंप्लीट, इसमें मत घुसा देना इसको। इनहिबिशन वाले स्टेप में इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, इनहिबिशन खत्म हो चुका है आपका। उसके अलावा एक छोटी सी टर्म है, जस्ट वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज आपका इनहिबिशन वाला कंसेप्ट अगर आपका पेपर में आता है तो यहीं तक लिखना है, और उसके बाद ऑक्सीजन वाला कंसेप्ट जो भी मैंने बताया था वहां तक लिखना है। तो मतलब अभी तक जितना लेक्चर हुआ है वहीं तक हमारा इनहिबिशन वाला कंसेप्ट चलेगा। उसके बाद की बात कर रही हूँ कि ये तो हमारा मैकेनिज्म किसके लिए है? HCl के लिए। बट क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि HCl के मैकेनिज्म में और HBr के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, या तो वो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा कि HCl का क्वांटम यील्ड ज्यादा होता है या HBr की क्वांटम यील्ड ज्यादा होती है। तो उसके बारे में वो यहाँ से पूछता है। अगर मेरा HCl और जो HCl फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन ट्रेसेस नहीं है तो मेरी HCl की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होती है। HCl की क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होती है, अभी बताई थी 10⁴ to 10⁶ तक की क्वांटम यील्ड होती है। बट अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो आपने अभी देख ली, तब मेरी क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ये नहीं होगा कि भाई बनेगा ही नहीं HCl, बनेगा पर जितना बनना चाहिए था उससे कम बनने लग जाएगा। तो उसके बाद अगर हम HBr की बात करें तो HBr की क्वांटम यील्ड वैल्यू कम होती है, लो होगी इसके कंपैरिजन में। HCl के कंपैरिजन में क्वांटम यील्ड वैल्यू कम होती है। अब अगर आपसे उसका रीजन पूछा जाए तो उसका रीजन है सेकंड स्टेप। उसमें भी HBr फॉर्मेशन में भी मैकेनिज्म पूरा नहीं बता रही और ना ही आपको करने की जरूरत है, पर अगर आपका HBr के मैकेनिज्म की बात करें तो इनिशिएशन यहाँ पर क्लोरीन से हुई है, वहां पर ब्रोमीन से इनिशिएशन होगी, और ब्रोमीन से इनिशिएशन होने के बाद आगे वाले स्टेप जहां जहां पर क्लोरीन लिखा हुआ है वहां पर ब्रोमीन आ जाएगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम रहेंगे। यही दोनों आपके प्रोपगेशन के स्टेप होंगे और ये आपका टर्मिनेशन का स्टेप होगा। तो अब इसके बाद अब यहाँ पर डिफरेंस जो आता है इन दोनों की क्वांटम यील्ड वैल्यू में कि ये ज्यादा क्यों बनता है और ये कम क्यों बनता है, उसका रीजन क्या रहेगा आपका? ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप क्यों इसको रब कर रही हूँ, इन दोनों को, ये इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। क्लोरीन के केस में ये वाला स्टेप मेरा एक्सोथर्मिक होता है, बट जब ब्रोमीन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ये स्टेप क्या होगा? Br प्लस H2 और यहां से मेरा HBr बनेगा और साथ में H बनेगा। ये ब्रोमीन के केस में एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होते हैं आपके? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इसमें एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होगी। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब यहाँ पर हीट निकलेगी, हीट बाहर आ रही है, तो बाहर आने का मतलब वो अपने आप रिएक्शन करके कुछ हीट को बाहर दे रहे हैं। इससे बाहर के एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने जस्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करना है और वो रिएक्शन को प्रोसीड करने लग जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन से फास्ट होती है? क्योंकि उसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो वो रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब कर पाएगी ना, तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो सिस्टम को डिपेंड करता है, हो सकता है रिएक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हीट की हो और हम कम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो रिएक्शन जनरेटेबली अकर नहीं होगी। बट इन केस अगर हीट रिलीज होनी है तो उसकी मर्जी है, रिएक्शन की मर्जी है, जितनी रिलीज करनी है कर देगी रिलीज और अपने रिएक्शन अपने स्टेप्स को आगे प्रोसीड करती चली जाएगी। तो आपका रीजन क्या रहता है कि ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यहाँ पर हीट रिलीज होगी तो ये रिएक्शन हमारी फास्ट प्रोसेस फॉलो करती है और फास्ट प्रोसेस फॉलो करती है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म कर पाएगी। बट ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, मतलब HBr के फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेप जो होता है HBr फॉर्मेशन में, वो सेकेंड स्टेप हमारा एंडोथर्मिक होता है। और अगर वो एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब वो यहाँ से हीट अब्सॉर्ब करेगा और अब्सॉर्प्शन वाले केस में मतलब हीट अब्सॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शन को स्लोली प्रोसीड करेगा और अगर स्लोली प्रोसीड करेगा तो उसकी क्वांटम यील्ड वैल्यू कम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों चीजें भी मतलब ये वाला टर्म भी याद रखना, ध्यान रखना, इसको पेपर में कई बार पूछ लेता है वो आपसे। तो यहाँ तक आज का टॉपिक आपका यहीं तक रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो इस चीज को आप रिलेट करना, इन दोनों को रिलेट करना, बट फोटो इनहिबिशन को इन्वॉल्व मत कर देना इसमें। ये फोटो इनहिबिशन वाला कंसेप्ट अलग रहेगा, वो HCl के साथ आपसे पूछेगा। HBr और HCl की वजह से वो आपको यहाँ पर मतलब कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर इन केस वो जिक्र कर भी देता है ऑक्सीजन का तो आपको पता है ये चीज, मतलब आप वहां पर ऐड कर सकते हो कि इनहिबिशन के प्रोसेस की वजह से इसकी क्वांटम यील्ड वैल्यू कम हो सकती है। बट यहाँ अगर वो कंपैरिजन की ही बात पे आ गया ना कि HCl और HBr का यील्ड वैल्यू पे कंपैरिजन करिए, तब वो ऑक्सीजन की बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि HCl के बाद ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद इसकी भी क्वांटम यील्ड वैल्यू कम हो जाती है। और कितनी कम होगी वो डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आपको बता ही नहीं सकता, तो ऑक्सीजन को वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर कंपैरिजन पूछेगा तो सिर्फ HCl और सिर्फ HBr के बीच में ही पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए